ओके, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 3। अब तक मैं आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने की दो केसेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, दैट मीन्स पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना दिए हुए उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में डिकम्पोज करने के आपने अब तक दो केसेस देख चुके हैं। अब यदि आपका दिया हुआ, दैट मीन्स यदि अब आपका गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म कुछ ऐसा, आधी बात यहाँ पर समझ, कुछ ऐसा कहने का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको कैसे डिकम्पोज करना है, वो सारी चीज़ें किस पर डिपेंडेंट होती है, नेचर ऑफ द डिनोमिनेटर। नेचर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो हमारा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, दैट मीन्स जो अनदर पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स यहाँ पे, उसे देख करके हम समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो जिस पे डिकम्पोज करना है वो फॉर्म क्या होगा। अरे बता यहाँ पर समझ, हमको देखना होगा कि हमारा डिनोमिनेटर का फंक्शन जी ऑफ एक्स किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है या किस तरीके से वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो थर्ड केस हम देखेंगे यहाँ पर कि थर्ड केस कैसा है। थर्ड केस क्या है यहाँ पर देखिए, when sum of the factors of the denominator g of x are quadratic but non-repeating, ध्यान दीजिए यहाँ पर g of x are quadratic but non-repeating, ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या बोला जा रहा है थर्ड केस में आपका, when sum of the factors of denominator g of x are quadratic but not repeating। ओके, यही केस है आपका केस नंबर थर्ड। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, आपको पता है कि जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, लेकिन किस तरीके के पॉलिनोमियल होने की बात कही जा रही है यहाँ पर जो कि एक क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक से मतलब आप क्या समझते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, चलिए फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इट मीन्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 2। डिग्री 2 होने से क्या मतलब है बताइए, डिग्री 2 होने का मतलब यहाँ पर है कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2। आपको समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक से हमारा मतलब क्या है, ओके फाइन, ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या यहाँ पर और साथ ही साथ क्या यहाँ पर ऐसे किसी क्वाड्रेटिक का है और साथ ही साथ वो क्वाड्रेटिक क्या है नॉन रिपीटिंग यहाँ पर, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है। तो यदि जी ऑफ एक्स ऐसा किसी तौर पर एक्सप्रेस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या, तो ऐसे कंडीशन में कैसे आप उसके लिए अपना पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म तैयार करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आगे क्या लिखा है, इस थ्योरी को जरा सा पढ़ते हैं। इफ द फैक्टर ऑफ सेकंड डिग्री से मेरा यहाँ पर किससे क्वाड्रेटिक से मतलब से ax² + bx + c, ये किसी क्या यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है ax² + bx + c, ये किसी क्या यहाँ पर सेकंड डिग्री वाले या डिग्री 2 वाले किसी पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, ठीक है, which cannot be resolved, और जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। जनरली क्या होता है बेटा कि हम क्वाड्रेटिक्स को सॉल्व कर लेते हैं, यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या कर देते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड या बाय द फॉर्मूला मेथड, हम कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं उसको उसके फैक्टर्स में फैक्टराइज कर देते हैं, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं रिसॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पर बात क्या की जा रही है, ऐसा क्वाड्रेटिक की जा रही है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, जिसे उसके फैक्टर्स में फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, है ना, तो वो रिसॉल्व नहीं होगा। वही सीधी सी बात है, उसके फैक्टर्स में उसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, दैट मीन्स वो रिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे किसी क्वाड्रेटिक की बात की जा रही है, ऐसे किसी क्वाड्रेटिक की बात की जा रही है, क्या लिखा है यहाँ पर, which cannot be resolved in two real factors, यदि उसे दो रियल फैक्टर्स में यदि फैक्टराइज ना किया जा सके, occurs in denominator, कहाँ पर होगा और वो डिनोमिनेटर में, ठीक है, then the partial fraction corresponding to quadratic factors, उस क्वाड्रेटिक फैक्टर के corresponding पार्शियल फैक्टर क्या होगा यहाँ पर आपका will be of the type of ax + b upon ax² + bx + c, तब उस दिए क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या तैयार होगा आपका कुछ ऐसा। इट इज वेरी क्लियर टू सी, आगे बात यहाँ पर आपको समझ, तब ऐसे किसी क्वाड्रेटिक ax²
बी एक्स प्लस सी के कोरोस्पोंडिंग जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म तैयार होगा वो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए एंड बी इज व्हाट, अगेन कांस्टेंट, जिसे आपको डिटरमाइन करना होगा। यही आपका टारगेट है। जब तक आपको इसकी ए और बी की वैल्यू नहीं मिलेगी, आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तब तक आपको एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म नहीं मिलेगी। लेकिन आपको बता दिया गया है ऐसी कंडीशन के लिए क्या तैयार होगा, उस क्वाड्रेटिक के कोरोस्पोंडिंग तैयार होने वाला पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस चीज को मैं समराइज कर देती हूँ, वापस से रिपीट कर देती हूँ एक बार, और समराइज भी कर देती हूँ, समराइज करते हुए रिपीट करें। एंड सेकंड थिंग, इसे हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अभी हम इस दिए हुए प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म को क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करेंगे। चेंज करेंगे इट मीन्स क्या होता है यहाँ पर, चेंज करेंगे दैट मीन्स हम इसे कन्वर्ट करेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन, और इसके लिए जो कन्वर्टेड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम इस केस को समझेंगे। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देना चाहती हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन चालू करना है इसी लाइन को, ऊपर वाले केस थर्ड को शॉर्ट में भी बोला जा सकता है, लॉन्ग में मैं डिस्क्राइब करूँ कुछ इस तरीके से थ्योरी निकलती है। थ्योरी वापस रिपीट कर रही हूँ, इफ द फैक्टर ऑफ द सेकंड डिग्री says a x square plus bx plus c which cannot be resolved into real factors, ठीक है, into real factors occurs in denominators, then the partial fraction corresponding to the quadratic factors will be of the type ax plus b upon x square plus bx plus c। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर पे, मुझे वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैंने बार-बार बोल दिया कि आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए। अब आप इस केस को समझिए। पहले तो आपको चेक करना होगा, आपको जब कभी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस प्रॉपर फ्रैक्शन में दिए डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना होता है, और ध्यान से देख करके ही आप समझ पाते हैं कि केस 1 की कैटेगरी में जाता है, केस 2 की कैटेगरी में जाता है, या फिर केस 3 की कैटेगरी में जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास दो फैक्टर्स हैं, बट सॉरी टू से दो लीनियर फैक्टर्स नहीं है पास, दोनों क्वाड्रेटिक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है और ये भी एक क्वाड्रेटिक है। आगे बात समझिए, मेरे पास फंक्शन ये हो गया आपका p ऑफ x, और ये क्या हो गया आपका q ऑफ x, जो नीचे वाले क्वाड्रेटिक है आपका q ऑफ x। तो q ऑफ x देखने से साफ समझ में आ रहा है, q ऑफ x जो बेटा वो देखने से साफ समझ में आ रहा है क्या है, a x स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना बेटा, x स्क्वायर प्लस 3। आगे बात यहाँ पर आपको समझ, अब इससे आपको क्या समझ में आया, अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिए मत कीजिए। पहले तो ये बताइए प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन की विशेषता आपको याद होगी, ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री के कंपेयर में लेस होनी चाहिए। तो ये आपने कैसे समझा कि ये प्रॉपर है, डिग्री के बेसिस पे। नहीं समझ में आया, समझिए इस चीज को, पहले आप बेसिक से समझिए। यहाँ पर ऊपर जो लीनियर दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर देखिए एक रेखीय बहुपद आपके पास अवैलेबल, यहाँ पर इसमें वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल p ऑफ x के लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x कितना दिया हो गया 1, और नीचे जो दिया ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, दो क्वाड्रेटिक आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो कहीं ना कहीं उस एक्सप्रेशंस में या उस तीसरे पॉलिनोमियल में आफ्टर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, उस प्रोडक्ट में वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी 4। क्यों, इस चीज को आप ऐसे समझिए, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, तो तैयार क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x टू द पावर 4, सिमिलरली x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर तैयार हो गया, प्लस 2 into 3 दैट मींस 6, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। ओके, अब क्या है x टू द पावर 4 प्लस इधर आ जाएगा 3 प्लस 2 5x स्क्वायर प्लस 6, और इसे कैसे लिखा जा सकता है बताइए, x टू द पावर 4 प्लस 5 प्लस 0x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 6। इसे मैं और अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं ऐसा कुछ इसको आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, मतलब देखिए इसमें x³ वाला कोई टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने x³ का मल्टीप्लायर क्या लिया 0, साथ ही साथ इसमें x वाला कोई टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने x का मल्टीप्लायर क्या लिया 0। ऐसा लिखिए ऐसा लिखिए, मतलब सेम यहाँ पर। लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है, जब इन दोनों क्वाड्रेटिक्स को मल्टीप्लाई किया तो x की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है एक्सप्रेशंस में 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या दिया जाता है यहाँ पर पे 4, तो डिग्री ऑफ q ऑफ x कितना दिया हो गया 4, तो 1 क्या है लेस देन 4 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या आ गया लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल q ऑफ x, एंड दैट्स व्हाई गिवन फ्रैक्शन इज व्हाट प्रॉपर। अब
चूंकि प्रॉपर में तो बस हमको करना है क्या है बेटा यहाँ पर उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, डिकम्पोज करना। दिस आर आवर टास्क। अब ये तो टास्क तो समझ में आ गया, बेसिक पर हमने चर्चा कर समझ लिया। क्वेश्चन देख रहे थे कि दिया हुआ फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर की कैटेगरी में है, क्यों आया, बाय द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये भी आपने समझ लिया। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है, तो जैसे कि मैंने आपको शर्त बताई, शर्त क्या बताई यहाँ पे, केस थर्ड की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि केस थर्ड क्या बोलता है, नीचे में क्या दिया, एक नहीं बेटा दो, एक नहीं बल्कि दो क्या दिया यहाँ पर क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल है, एक नहीं दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें कि दोनों के दोनों, चाहे आप बात किसकी कीजिए, चाहे बात कीजिए अनदर वन की, दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक्स क्या है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, सिंगल टाइम, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या है, वन टाइम्स, रिपीटेड नहीं दोनों क्वाड्रेटिक, तो ये नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक्स है। एट द सेम टाइम आप इस क्वाड्रेटिक को क्या नहीं कर सकते, फैक्टराइज्ड, ना तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 को फैक्टराइज कर सकते हो, ना ही आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, बताइए आप मुझे तो नहीं लगता हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो अकॉर्डिंग टू दिस टू थिंग्स एक इस कैटेगरी में शामिल हो जाता है आपका केस नंबर 3। नाउ इसके लिए सुटेबल पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या, तो लेट मी गेस, इसके लिए सुटेबल पार्शियल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस b क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या किसके अपॉन में, ax प्लस b क्या, आ रही बात यहाँ पर समझ। और जो दूसरा क्वाड्रेटिक है, जो कि दूसरा नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक है, एट द सेम टाइम जो नॉन क्या है यहाँ पर नॉन, जिसे हम क्या नहीं कर सकते यहाँ पर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, जिसे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। अब ये दूसरा क्वाड्रेटिक चला जाएगा किसके अपॉन में, cx प्लस d के अपॉन में चला जाएगा। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, क्यों, देखो ax प्लस b तो ठीक है यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि पहले क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग ये देगा हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन मत भूलिए जो हमारे पास दिया हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके पास डिनोमिनेटर में ना केवल एक क्वाड्रेटिक है बल्कि दो क्वाड्रेटिक है, तो दूसरे क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग क्या तैयार हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, cx प्लस d अपॉन x क्यूब प्लस, क्यों, क्योंकि a और b दो तो यूज हो चुके हैं, तो अब कौन आएंगे यहाँ पर दो नए कांस्टेंट आएंगे c और d। आरी बात यहाँ पर समझ, यदि कोई तीसरा भी होता, इन केस यदि कोई तीसरा भी होता डिनोमिनेटर में, कोई तीसरा भी क्वाड्रेटिक होता, तीसरा नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक होता, तो उस ऐसे क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या तैयार हो जाता है यहाँ पर, तो a b c d हो चुका है, तो e f आ जाता है, दैट मींस e x प्लस f, इस तीसरे के अपॉन में वो तीसरे के करस्पॉन्डिंग क्या तैयार हो जाता है, e f प्लस सॉरी e x प्लस f अपॉन दैट क्वाड्रेटिक। आ रही बात समझ, तो आपको केस समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने मैथ्स को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे a b c d इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन किया जाएगा, तो लेट्स सी। ओके, हम उसी सेम एग्जांपल के साथ कंटिन्यू होने जा रहे हैं, ठीक है, कैसे हम वहाँ पर पे a b c d इन चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, अब आपको उसे समझना है। हालांकि आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा है सॉल्व कैसे किया जाता है, पर मैं दैट्स व्हाई कि हम एक श्योर आप निकाल ही लेंगे। चलिए अब वापस अब हम उसी एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू हो रहे हैं जो केस थर्ड के लिए एक सुटेबल एग्जाम्पल है। क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर डिकम्पोज दिस गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, दिए हुए इस प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। कैसे किया जा सकता है, आप देखिए यहाँ पर कैसे डिकम्पोज किया जा सकता है। ये तो मैंने बता दिया था आपको थोड़ी देर पहले, ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, या इसके लिए इस पहले के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन ये बनेगा, और दूसरे क्वाड्रेटिक के कोरस्पॉन्डिंग ये बनेगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन। तो एक कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म कहलाएगा आपने किसके लिए, दिए हुए प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। ये तो आपको समझ में आ गया, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल के डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। देन राइट में आप क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या ले लिया, एलसीएम आपको लेने आता है। ये एक अलग क्वाड्रेटिक है, ये एक अलग क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, उन दोनों क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट के इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है ना। आफ्टर एलसीएम क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट, वैसे ही करते हैं ना आप लोग, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना पर बेटा फ्रैक्शंस का, बस वही काम यहाँ पर आपको करना है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं आफ्टर एलसीएम दोनों साइड से लेफ्ट और राइट दोनों
सेम डिनोमिनेटर एंड दैट्स व्हाई दोनों साइड से क्या हो जाएगा आपस में वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, दैट मीन्स कैंसल आउट हो गया यहाँ पर पे। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, दोनों साइड से डिनोमिनेटर क्या हो गया कैंसल आउट, अब आपके पास बच रहा है न्यूमरेटर। देख सकते हैं आप यहाँ पर न्यूमरेटर लेफ्ट से बच रहा है 2x + 1 और राइट से बच रहा है ये पूरा टर्म कैसा है, तो आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स तैयार होंगे यहाँ पर पे 4। देखिए ax मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ax मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर पे x² + 3 के साथ, तो दो टर्म तैयार हो गए। सिमिलरली b मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर पे x² + 3 के साथ, तो फिर दो नए टर्म्स तैयार हो गए। मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, प्लस है तो प्लस आता है। नेक्स्ट व्हाट, अब cx को मल्टीप्लाई करेंगे x² + 2 के साथ, तो दो टर्म्स तैयार हो गए। b को मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म्स के साथ, फिर दो टर्म्स तैयार हो गए। इस तरीके से टोटल 4 + 4 8 नंबर ऑफ टर्म्स जो है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको इस एक्सप्रेशन में देखने के लिए मिलती है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखने मिलते हैं। अब आपको करना क्या है, खिचड़ी जैसे मैंने आपको बताया, अब आपको अरेंज करना है। अरेंज करना दैट मींस इस एक्सप्रेशन में x³ वालों को एक साथ अरेंज कर दीजिए, x² वालों को अरेंज कर दीजिए एक साथ, वैसे x² एंड देन कांस्टेंट्स को लास्ट में अरेंज कर दीजिए। आफ्टर दिस अरेंजमेंट आपको क्लियर हो जाता है कि किन किन टर्म्स के पास x³ है। तो आप उनसे क्या कर लीजिए, यहाँ पर पे x³ को कॉमन मल्टीप्लाई के तौर पे बाहर कर लीजिए, जैसे इस पहले और इस दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहले और पांचवा टर्म के पास क्या है x³, तो इस x³ को कॉमन निकाला तो पहले से बचा मल्टीप्लाई a और पांचवे से बचा मल्टीप्लाई c, तो इस प्रकार से x³ का मल्टीप्लाई क्या क्लियर हो गया a + c। तो जिन जिन टर्म्स के पास x³ है उन्हें एक तरफ जब आपने अरेंज किया तो आपको बहुत क्लियर हो जाता है उनसे x³ निकालने के बाद उनका मल्टीप्लायर क्या होगा। सिमिलरली यहाँ पर जिन जिन के पास x² है यहाँ पर पे उनसे x² को कॉमन निकाल लिया, जैसे कि यहाँ पर देखिए bx² है और ये dx² है, इन दोनों से x² कॉमन निकाला तो b + d बचा। सिमिलरली x वाले को एक साथ अपने अरेंज कर रखा था, उनसे x को कॉमन मल्टीप्लाई के तौर पे बाहर कर लीजिए। तो आप देखिए किसके पास x है, ये हुआ आपका 1 और ये हुआ आपका 2, इन दो टर्म्स के पास आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर x है, पहले से x निकाला 3 बचा, इधर से x निकाला 2c बचा, तो 3a + 2c तैयार हो गया x का मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट, x³ हो गया, x² हो गया, x हो गया, अब बच रहा आपके पास कांस्टेंट्स, तो सारे कांस्टेंट्स को एक साथ अरेंज कर लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। दैट मींस द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, तो कितने हो गए काउंट कीजिए, वापस 8 होते हैं कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8, तो जो ऊपर में 8 थे एक्सप्रेशंस में टर्म, उन 8 को हमने क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया या सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से क्लैरिटी आ गई, हमने x³ वाले फैक्टर्स को अलग एक तरफ कर दिया, x² को अलग कर दिया, x को अलग अरेंज कर दिया और कांस्टेंट्स को अलग अरेंज कर दिया। नाउ व्हाट, ऐसा हम क्यों करते हैं, याद होगा आपको प्रीवियस क्लास में हमने ऐसा क्यों किया था। अब आपको करना क्या है, आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, हियर इज नो डाउट, a b c d यू हैव टू कैलकुलेट। सो दैट्स व्हाई आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड द कांस्टेंट टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स वी गेट। अब हम क्या पाएंगे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, कंपेयर करना, क्योंकि हम इक्वेशंस लेते हुए चल रहे हैं, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर हियर वी हैव नो नीड टू प्रूफ, है ना, हम इक्वेशंस शुरू से लेते हुए चल रहे हैं, दैट्स व्हाई इक्वेशंस हमारे पास है। दैट मींस इक्वेशंस है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, हियर इज नो डाउट। तो लेफ्ट में राइट में आपके पास क्या है, यहाँ पे x³ वाले टर्म भी है, x² वाले भी है, x भी और कांस्टेंट्स भी है, तो दोनों साइड से क्या कर दीजिए, x³ के कोएफिशिएंट्स का कंपेयर कर दीजिए। भाई बैलेंस कर सकते हैं भाई, जब लेफ्ट पूरा का पूरा राइट के इक्वल है, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पे आप उसके हर एक इंडिविजुअली टर्म्स को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने x³ वाले टर्म्स को दोनों साइड से बैलेंस कर देना है, ठीक है, वैसे x² वाले टर्म्स को भी दोनों साइड से बैलेंस कर देना है। बैलेंस कर देने का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ द x², उसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि x² तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगे उसके कोएफिशिएंट्स। आ रही बात समझ यहाँ पर पे, लेट्स सी। ओके, एज यू कैन सी हियर, जब हमने क्या किया है, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, तो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने पर जैसे प्रीवियस में आपने देखा था, यहाँ पर पे हमको क्या मिलते हैं, नए इक्वेशंस मिलते हैं। x³ के कोएफिशिएंट्स को बैलेंस किया, क्योंकि लास्ट में x³ वाला कोई टर्म नहीं था, दैट्स व्हाई x³ का कोएफिशिएंट क्या बन गया, 0, एंड दैट्स व्हाई a + c से बैलेंस किया गया, 0 से बैलेंस किया गया। इसको हमने डिक्लेयर कर दिया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जब आप x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 0 = b + d। क्यों, क्योंकि आपके पास x² वाला भी टर्म लास्ट में नहीं था, एंड दैट्स व्हाई आपने उसको 0 से क्या किया है,
बैलेंस किया यहाँ पे। तो नेक्स्ट व्हाट तीसरा आता है आपके पास क्या चीज बेटा यहाँ पे, तीसरा क्या आता है एक्स वाले टर्म या एक्स वाले टर्म्स को या एक्स के कोएफिशिएंट्स को दोनों साइड से बैलेंस करता है। तो 2 = 3a + 2c मिलता है क्योंकि लास्ट में एक्स का कोएफिशिएंट क्या था 2 एंड दैट्स व्हाई 2 से बैलेंस किया गया है। अब बात आती है कांस्टेंट्स को बैलेंस करने की। लास्ट में कांस्टेंट क्या था 1 और जब राइट में कांस्टेंट क्या था 3b + 2d। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करने पर बैलेंस करने पर ये कंपेयर करने पर आपको ये चार नए इक्वेशंस मिलते हैं, इक्वेशंस नंबर 2 3 4 5। नाउ व्हाट यू हैव टू सॉल्व दिस। आप एक साथ चारों को तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे है ना, किसी एक के साथ कंटिन्यू हो जाएंगे। जैसे अब देखिए 0 = a + c, देखिए इस हिसाब से समझ में आ रहा है ये ac के बीच ac को रिलेट कर रहा है आपस में। कैसे रिलेट कर रहा है, व्हेन वी लेट्स कंटिन्यू विद द इक्वेशन नंबर 2 वी गेट व्हाट a = -c। शिफ्टिंग से आपको समझ में आता है ac के बीच रिलेशन कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। ac का जस्ट उल्टा है, नेगेटिव इट मींस, ठीक है। तो a = -c आपको इक्वेशन नंबर 2 से मिला। अब a = -c यदि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्योंकि ये भी ac के बीच ही रिलेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें भी दो वेरिएबल, इसमें भी दो कांस्टेंट है a और c। यदि मैं a = यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो a क्या हो जाएगा, इसमें से वैनिश। a का सब्स्टिट्यूशन इन द टर्म ऑफ c यहाँ पर व्यक्त कर दिया जाए, कॉमन सेंस। a का सब्स्टिट्यूशन यदि इन द टर्म ऑफ c यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा तो इस इक्वेशन में बचेगा सिर्फ और सिर्फ c। तो ऑब्वियसली वो आपको कैलकुलेट होकर के मिलेगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑन द इक्वेशन नंबर 4 व्हाट वी गेट, देखिए इस तरीके से पुट किया, a को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर -c, a का सब्स्टिट्यूशन -c करके a को रिप्लेस कर दिया। आगे बात यहाँ पर समझ। अब बच रहा है c, तो वो सिंपलीफाई होकर के वो कितना मिल गया, -2 मिल गया। बेसिक सिंपलीफिकेशन यहाँ पर आपको c कितना मिल गया, यहाँ पर -2 मिल गया। अब c मिल चुका है, यहाँ पर c मिल चुका है, तो c मिल गया मतलब a मिल गया, क्योंकि a क्या है, a के आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। c यदि -2 है तो a क्या होगा, +2 होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए bd, इक्वेशन नंबर 4 को नहीं सॉरी इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। ये क्या है, यहाँ पर b + c, दैट मींस bd के बीच रिलेशंस कैसा होगा, bd का कॉम्प्लीमेंट है b = -d। आगे बात यहाँ पर समझ, सेम प्रोसेस हम अपना रहे हैं, दैट मींस क्या हो जाएगा आपके पास, सिमिलरली व्हेन वी कंटिन्यू विद इक्वेशन नंबर 3 वी गेट b = -d। अब b = -d के लिए सेम आपको करना है, तो b का सब्स्टिट्यूशन -d कर दीजिए। बस दूसरा इक्वेशन नंबर 5, ये भी bd के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर b का सब्स्टिट्यूशन क्या कर दीजिए, -d रख कर b को क्या कर दीजिए, वैनिश। b क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और पूरा इक्वेशन d के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब a की कांस्टेंट है d, तो वो तो कैलकुलेट करके आपको मिल ही जाएगा। सेम काम हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में जब आप कंटिन्यू होते हैं, दैट मींस इक्वेशन नंबर 5 में जब आप b को रिप्लेस कर देते हैं -d से, तो आफ्टर सॉल्विंग b को क्या मिल जाता है आपको, -1। आफ्टर सॉल्विंग क्या मिल जाता है यहाँ पर आपको -1 मिल जाता है। अब b चूंकि मिल चुका है तो b निकालना कौन से बड़ी बात है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 क्या है, b और d के बीच रिलेशन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। d यदि -1 है तो a क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये नो डाउट वही काम यहाँ पर आपने किया। b = -d है, d का सब्स्टिट्यूशन -1 किया, b = +1। बेसिक चीज है बिल्कुल। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर 1 बाय 1 आपको करना पड़ा, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ भी आपको कंटिन्यू होना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सिंपल होता है, बहुत टफ नहीं होता, देखने से हमको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना तो बेटा सभी को आता है। इवन ये तो आपका क्या है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल एक्स, है ना, तो बहुत आसान है मैथ्स, आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा। मेक श्योर आपके लिए भी उतना ही आसान होगा जितना मेरे लिए। तो आपको करना क्या है, ए बी सी डी इन चारों की वैल्यूज आपको मिल गई है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज को डिटरमाइन चुकी हैं, वो हो चुकी हैं। अब आपको करना क्या, जाकर के सिर्फ और सिर्फ उनको उस स्टैंडर्ड पार्शियल फॉर्म में रख देना है। आगे बात यहाँ पर समझ, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म तो हमने गैस कर रखा था, हमको सिर्फ वहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, नथिंग एल्स। और देखते हैं कि हमारा फाइनल क्या होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। देखिए अभी आपने देखा कि ए बी सी डी की आपको वैल्यूज क्या मिली, a = 2 है ना, b = 1, c = -2 and d = -1। Now what, putting all these values on equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारा स्टैंडर्ड, जो कि हमारा क्या था यहाँ पर पे एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म था, बट रिजल्टेंट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सस्पेंस क्या था, a b c d, बट नाउ वी हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ a b and c d, so next what, now we have to put this value on same equations। देखिए a = क्या किया मैंने, a की वैल्यू क्या रखी है 2, यहाँ पर भी 2 आया है, b की वैल्यू 1, तो 2x + 1 यहाँ पर तैयार है। नाउ व्हाट, c की वैल्यू कितनी, -2, ओके, d की वैल्यू क्या है, -1,
दोनों से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा 2x प्लस 1, ओवरऑल से माइनस को बाहर करके। अब ये जो है यहाँ पर क्या है फाइनल actual final or resultant partial fraction form for this proper fraction. I hope you understand. केस थर्ड आपको इस एग्जाम्पल से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके